नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में 11 साल बाद कांग्रेस संगठन के निर्माण की प्रक्रिया में जुटे केंद्रीय पर्यवेक्षकों को शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली तलब किया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया पूरी करने की हर जिले में एक केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंप रखी है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ साथ 3-3 राज्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें हालांकि इन राज्य स्तरों में पर्यवेक्षकों की कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पैनल तैयार करने में कोई खास भूमिका नहीं है, लेकिन जिलों में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ में मौजूद रहकर राज्य पर्यवेक्षक अपने आकाओं को पूरी रिपोर्ट देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे। उनसे अभी तक पूरी हो चुकी कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य के सभी 22 जिलों के लिए नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक अपने अपने कार्यक्षेत्र वाले जिलों में भी एक बार दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद उनके दूसरे दौरे के चालू होंगे और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने सभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों को 30 जून तक जिला अध्यक्षों के लिए 6 नामों के पैनल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये पैनल ना तो प्रभारी को सौंपे जाएंगे, ना ही कांग्रेस के किसी केंद्रीय नेता को मिलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सभी पैनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की भी एक विशेष मेल पर भेजने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यवेक्षकों से उनके जिलों में आने वाली समस्याओं, कांग्रेस की गुटबाजी, जिला अध्यक्ष बनने के दावों के उत्साह पर चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य पर्यवेक्षकों की कार्यप्रणाली पर बातचीत की जाएगी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों से पूछा जाएगा कि उन पर हरियाणा कांग्रेस के किसी नेता ने कोई दबाव तो नहीं बनाया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही उनसे अभी तक पूरी हो चुकी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य के सभी 22 जिलों के लिए नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक अपने अपने कार्यक्षेत्र वाले जिलों में एक बार दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद उनके दूसरे दौरे के चालू होंगे। आपको बताते चलें कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने भी सभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों को 30 जून तक जिला अध्यक्ष के लिए 6 नामों के पैनल तैयार करने के निर्देश दे रखे हैं। ये पैनल ना तो प्रभारी को सौंपे जाएंगे और ना ही कांग्रेस के किसी केंद्रीय नेता को मिलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सभी पैनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक विशेष मेल पर भेजने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यवेक्षकों से उनके जिले में आने वाली समस्याओं, गुटबाजी और जिला अध्यक्ष के बनने के दावेदारों के उत्साह पर चर्चा भी करेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के दौरे के दौरान कई जिलों में अनुशासनहीनता, गुटबाजी देखने को मिली थी, जिस पर राहुल गांधी को जरूरी फीडबैक भी दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने राहुल गांधी के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों की शुक्रवार को होने वाली बैठक की पुष्टि की है। प्रभारी स्वयं भी राज्य के दौरे पर निकले हुए हैं। मॉनिटरिंग की दृष्टि से राज्य के 12 जिलों की कमान सह प्रभारी जितेंद्र बघेल के पास है, जबकि 10 जिलों की मॉनिटरिंग का काम दूसरे सह प्रभारी प्रफुल्ल गुद्दे के संभाले। तो कांग्रेस के संगठन को लेकर, विस्तार को लेकर लगातार पार्टी जो है वो काम कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से विजेंद्र खोकर, बीजेपी से रामराजेश शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा विजेंद्र खोकर जी आपसे है। आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस नेता ने दिल्ली में तलब करने के लिए भी कहा है राहुल गांधी ने, और वहां पर सभी जो नेता है वो भी पहुंच चुके हैं। तो क्या कुछ जानकारी आपके पास में है और क्या विस्तार हो पाएगा और इसका परिणाम हरियाणा में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम प्रणाम और रामराज शर्मा भाई को भी मेरी प्रणाम। और तो आप सभी ने पता है, कल हमारे राष्ट्रीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का जन्मदिन था और हरियाणा ही नहीं पूरे देश से दिल्ली के अंदर जन्मदिन मनाने का युवा साथी भी थे और हमारे पार्टी के पूरे देश से पदाधिकारी भी थे वहाँ। और हरियाणा की बात करते हैं क्योंकि बात हरियाणा की है,
हरियाणा में युवा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष बना दिए गए हैं और अब जल्दी ही लिस्ट, मेरा मानना यह है कि शायद इसी महीने में हमारा हरियाणा की जो सभी जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि बीके हरिप्रसाद जी ने पहले भी अपने मीडिया के सामने कहा है कि 11 साल पहले मैंने ही संगठन बनाया था और अब भी संगठन बनाने का काम पूर्ण रूप से किया जाएगा। और हरियाणा में आप देख लेना, पार्टी पहले की मजबूत थी, आज तक का सबसे तगड़ा विपक्ष 33 विधायकों के साथ विपक्ष है हमारा कांग्रेस पार्टी का। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के पहले भी हर जन के मुद्दे उठाती रही है और आगे भी ऐसे ही तन मन धन से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का युवा अपने बच्चों की, जो आज हिसार के अंदर आप देख रहे होगे यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से बीजेपी पार्टी के जो वीसी लगाए हुए हैं वो किस प्रकार से एक अपना पैच भी जो वो है आरएसएस का लगाते हैं, इस तरह से एक सम्मानित पद पे होते हुए वो प्रचार करते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का या आरएसएस का। लेकिन ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ भी एक पार्टीबाजी दिखा रहे हैं वहाँ के वीसी, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में गुटबाजी का दौर जो है वो जारी है और लगातार राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी गुटबाजी होती है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जो आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो वो तो कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है, उसे कैसे निपटेंगे आप? क्या कहा अंकिता जी आपने? मुखर्जी, जैसा कि आपने कहा कि गुटबाजी का आरोप आपने बीजेपी पर लगाया कि गुटबाजी बीजेपी में चलती है, तो अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जो आपकी पार्टी के अंदर अंदरूनी गुटबाजी चल रही है उससे कैसे निपटा जाएगा? बीजेपी पार्टी का एक मंत्री था, बीजेपी पार्टी का ही एक विधायक था, किस प्रकार से पहली बार विधानसभा में भाई 10 किलो गोबर खा गया, भाई ये मंत्री हमारे रिश्तेदारों को पैसे खा गया पेट्रोल पंप, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पार्टी के खुद मंत्रियों द्वारा, एमएलए द्वारा लगाए गए हैं। तो इस प्रकार हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश। लेकिन आप तो बताइए कि कांग्रेस खुद अपनी गुटबाजी से कैसे लड़ेगी, क्योंकि अंदरूनी गुटबाजी तो चलती रहती है। खुद राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि हाँ गुटबाजी है। मुद्दे उठाने का अपोजिशन तो उठाएगी जब इनकी पार्टी के नेता, एमएलए, विधायक स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, रामराज शर्मा जी जवाब दीजिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, 11 साल बेमिसाल हमारी पार्टी को सत्ता में आए 11 साल हो गए। विश्व के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आगे हैं और बहुत जल्दी पहले दूसरे स्थान पर भी हम होंगे। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान पर ऑपरेशन संदूर जो हमने किया था, पाकिस्तान पर अटैक किया, उनके आतंकवादियों के अड्डे तबाह करे, 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इनमें ज्यादातर हथियार हमारे स्वदेशी थे। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, वो आदमी हुआ। धारा 370 और 35 से जो कांग्रेस द्वारा लगाई गई थी और हमारी सरकार ने हटाई, इसमें हमारे चाणक्य लोह पुरुष के नाम से विख्यात और मैं समझता हूं सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी की विशेष भूमिका रही। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था भाई इस तरह का बिल आएगा, हमारी सरकार ने लाई। हमारी ये भी बड़ा ऐतिहासिक काम है, हमारी सरकार ने किया, जो अब कानून बन चुका है। और अनेकों ऐसे कार्य मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। जैसे एयरपोर्ट में बताऊं आपको, एयरपोर्ट पहले 14 में 74 थे, 74 थे, अब 150 हैं। एम्स पहले 7 थे, अब 22 हैं। यूनिवर्सिटीज पहले 450 थी, अब 1100 हैं। मेडिकल कॉलेज पहले 384 थे, अब 700 हैं। मेट्रो पहले 5 शहरों में होती थी, अब 20 शहरों में है।
रेल इलेक्ट्रिकल लाइन है, जो रेल का जो अब पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया है। पहले मैनुअल होता था और हाईवे पहले 96,000 किलोमीटर था, अब 1.5 लाख किलोमीटर हो गया है। वंदे मातरम पहले नहीं होती थी, अब 41 वंदे मातरम हमारी चल गई हैं। ग्रामीण सड़कें पहले 3,20,000 किलोमीटर की थी, अब 3,75,000 किलोमीटर हो गई हैं। हरियाणा में भी अनेकों ऐसे कार्य हुए हैं जो कभी संभव नहीं था। पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर लग रहा है। यह आदरणीय मनोहर लाल जी की देन है। उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, और ये ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया। और इसको इम्प्लीमेंट युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, जन जन के चेहरे, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, और ये अपना आप में बहुत गौरव की बात है। आज सभी वर्ग हमारे से खुश हैं। मातृशक्ति के लिए बहुत अच्छा काम किया, हमारी महिला बहनों के लिए 3 तलाक हमारी सरकार ने खत्म किए, जो बड़ा कष्टदायी था। हमारे मुस्लिम बहनों के लिए 33% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया, और 70 साल का बुजुर्ग 5 लाख तक का अब इलाज फ्री हो गया है, ये हमारी सरकार ने किया। और किसानों के खाते में मैं हरियाणा में बता दूं, 6,000 रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी खाद बीज के उनके खाते में डालते हैं। सभी फसलें MSP पर खरीद रहे हैं हम। आज हमारा किसान बड़ा खुश है। इनके टाइम में सेक्शन 4(6) का नोटिस ये थमा देते थे, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बेच देते थे। आज किसान भी खुश है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल रहा है। इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे पार्टी द्वारा उनको अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था, उस टाइम में उन्होंने कहा था भाई मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, जो कौशल रोजगार निगम में ये बच्चे लग रहे हैं मैं पहले इनको रोजगार की गारंटी दूंगा। और उन्होंने वायदा निभाया, क्योंकि ये कौशल रोजगार में वही बच्चे हैं जो कांग्रेस के टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे, और जो पैसे लेकर ठेकेदार भर्ती करता, इनको फिर 2-4 महीने में निकाल देता, ना इनका PF ESI जमा करता और ना इनका सैलरी देता, फिर पैसे लेकर भर्ती करता। तो इस तरह से इनके टाइम में शिक्षण मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने इन बच्चों को रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। और जो वंचित समाज, शोषित समाज, DSC समाज, ठीक है रामराजू शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है? आरक्षण में वर्गीकरण करके उसको उसका हिस्सा दिया, और जींद में लाखों की संख्या में DSC समाज ने इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट किया। तो मुख्यमंत्री जी ये नायब है तो मुमकिन है, जैसे मोदी जी सेंटर में है, मोदी है तो मुमकिन है, हरियाणा में नायब है तो ये मुमकिन है। जिस तरह से 24 घंटे जनता की और जनता आशीर्वाद दे रही है, हम ऐसे ही जनता की सेवा करते। रामराजू शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी आवाज मिल रही है। कांग्रेस में कई कांग्रेस है। ठीक है, ठीक है। विजेंद्र खोखर जी, मेरा सवाल अब आपसे है। आपसे जानना चाहेंगे, रामराजू शर्मा जी ने विकास के नाम पर भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि जनता जो वोट देती है वो विकास के दम पर देती है, और अब कांग्रेस जो है वो 11 साल के बाद में जागी है और अपने संगठन का विस्तार कर रही है। देखिए अंकिता जी, मैं बता दूं, बीजेपी पार्टी के अनेकों पार्षद, अनेकों नेता कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले शामिल हुए। उनको, इनकी पार्टी के नेताओं को भी लग रहा था और प्रशासनिक अधिकारियों को भी लग रहा था हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने धांधलियां करके, EVM के माध्यम से धांधलियां करके अपनी सरकार, क्योंकि इनके खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि सब कुछ सेट कर दिया है, सरकार हमारी बनने जा रही है। ये इनके बयान ऐसे पहले जो बयान देते हैं ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ना कोई फिट गुट्टी की हुई थी EVM मशीनों के माध्यम से। नहीं तो हरियाणा प्रदेश में जन जन की आवाज यही थी कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और मेरे भाई कह रहे थे महिलाओं की 33% आरक्षण दिया। आपकी नायब सैनी की झूठी सरकार, आपकी, मैं परसों रोड पे कहीं जा रहा था तो ट्रक के पीछे लिखा देखा कि उस ट्रक वाले ने लिख रखा
कैसे विश्वास करूं तेरा, तू तो मोदी जी से भी झूठी निकली। तो ये ऐसे जो लिखित बयान देखते हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि मोदी जी इस देश के, इस वर्ल्ड के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। और हरियाणा सरकार में बता दूं मैं, मेरे भाई कह रहे थे महिलाओं की 18 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपए महिलाओं को देने का वायदा किया था, वो पूरा नहीं किया इन्होंने। लेकिन कब होएगा ये भगवान जाने। ठीक है, राम राजेश शर्मा जी अब जवाब दीजिएगा। देखो, जहाँ तक झूठ बोलने की बात है, कांग्रेस पार्टी विश्व में सबसे झूठी पार्टी के रूप में जानी जाती है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड इनको कोई घोषित करे तो कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में वो अवार्ड जरूर जीतेगी। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी ने सिद्ध भी कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरह से आतंकवादियों को उनके घर में जाकर ठोका और उनके अड्डे तबाह करे, और जिसमें 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, ये मोदी है तो मुमकिन है। और आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आगे, मैंने बताया, ये मोदी है तो मुमकिन है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। ज्यादातर ये हथियार हमारे स्वदेशी थे, जो पाकिस्तान पर अटैक किया, हमारी मिसाइल हमारी स्वदेशी थी, ये मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, ये नायर सिंह सैनी जी के बारे में बोल रहे थे मेरे भाई। अरे मेरे भाई, ये डॉक्टर नायर सिंह सैनी है, ये बुजुर्गों के आशीर्वाद लेता है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है। आप कहीं देख लेना, बुजुर्गों के पैर छूता है हमारा मुख्यमंत्री, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है। इसलिए देव तुल्य जनता जनार्दन हमारे साथ है। और तीसरी बार केंद्र में भी हमारी सरकार बनी है, ये जनता के आशीर्वाद से बनी है। और हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी है, और नायर सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। और छोटी सरकार भी हमारी बनी है, थारा तो गुंडा भी नहीं फूटा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इनके राष्ट्रीय महामंत्री, हम तो जनता को भगवान कहते हैं और वो राक्षस कहते हैं, इनके राष्ट्रीय महामंत्री। ठीक है, मैं की धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूँ बीजेपी का सरकार फेलियर है। एक पे भी जो मैंने क्वेश्चन किए, इसका एक का भी उत्तर दे दो भाई। हिसार में बच्चे क्यों विजेंद्र खोखर जी, राम राजेश शर्मा जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उनको भी बताइएगा। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हरियाणा में 11 साल के बाद में सरकार ने इतनी जल्दी, मतलब देखा जाए तो इतने सारे चुनाव निकल गए, और उसके बाद अभी आसपास हरियाणा में कोई चुनाव भी नहीं है, उसके दौरान अब संगठन का विस्तार कर रहे हैं विजेंद्र खोखर जी। जी अंकिता जी, विजेंद्र खोखर जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि राम राजेश शर्मा जी ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, उनको भी आप एक एक करके बताइएगा। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि हरियाणा में 11 साल के बाद में कांग्रेस संगठन के निर्माण पर बात कर रही है, और अब 30 जून को जो है बात कही जा रही है कि 30 जून तक जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे, तो इतना लेट क्यों? पहले भी पार्टी कर सकती थी, क्योंकि अभी आसपास में कोई चुनाव भी नहीं होने वाले हैं हरियाणा में। बिल्कुल, देखिए अंकिता जी को मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बताता हूँ, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है जो संगठन बनाना। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो वो तो अभी भी नहीं चुना गया। आप तो 6 महीने से कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। हेलो जी विजेंद्र खोखर जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी अंकिता जी। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना गया अभी तक तो। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ अंकिता जी, हमारा आप लास्ट 6 महीने से यही कह रहे हैं कि अभी चुन लिया जाएगा, अभी चुन लिया जाएगा। हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बता रहे हैं कि आप सबके सामने है, हरियाणा में संगठन की तैयारियां जोरों शोरों पर है। हर जिले में ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं, कमेटियां बनी हुई हैं, दिन प्रतिदिन कमेटियां अपना निर्णय लेंगी और जल्दी ही संगठन हरियाणा में बनेगा। और हरियाणा में सबसे पूरे देश से सबसे ज्यादा मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी का देखने को मिलेगा। युवाओं का हो गया है और हमारी पार्टी दिन रात संगठन बनाने में लगी हुई है। और बीजेपी पार्टी, जनता, देखिए जनता का जनार्दन सबसे बड़ा होता है, जनता का फैसला जो होता है सिर माथे होता है। लेकिन जनता अब भी यही चाहती थी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता ऐसे हैं, बीजेपी पार्टी ऐसी है, सारे दंड भेद करके इस तरह से ईवीएम के माध्यम से जीतने का काम किया। राम राजेश शर्मा जी ने भी आपको जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि आप झूठ बोलने की राजनीति कर रहे थे, इस वजह से आपके वोट कटिंग हुए हैं। अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं भाई, गाड़ियों के पीछे भी यही लिखा है कि मैं कैसे विश्वास करूं,
तुम मोदी जी से भी झूठी निकली, मोदी से भी झूठी निकली। इस तरह मोदी का नाम प्रदेश की जनता पे नहीं, देश की जनता पे, बाहर विदेशों में भी कहीं नहीं मोदी का नाम चल रहा है। सिर्फ मीडिया के माध्यम, मीडिया दिखाती है मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी। नहीं, हमारा इस हरियाणा प्रदेश में तो बीजेपी को कब से नकार चुकी है हरियाणा प्रदेश की जनता। ठीक है, रामराजी शर्मा जी। टाइम में प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते थे तो एक साइड में बैठा दिए जाते थे, सिंह साहब बैठो, चाय पानी पियो, बिस्कुट खाओ, मौज करो। और अब ऐसे स्वागत होता है जैसे देवता का स्वागत होता है। कहीं रसिया का राष्ट्रपति है, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति है, कहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, ऐसे गले मिलते हैं जैसे देवता से मिलते हो। और रही बात इनको यही नहीं पता, अरे मेरे भाई ये तो साबित है, मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आपके टाइम में क्या था, हमारे टाइम में क्या है। और फिर जनता की बात करते हो आप, जनता को तो आप राक्षस कहते हो, और राक्षस कह के वोट क्या हासिल करने की इच्छा रखते हो क्या? जनता भगवान है, भगवान मेरे भाई। और जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार काम कर रही है, ऐसे प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है, और जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, और आगे भी हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि हमारा राष्ट्र है विकसित भारत की ओर, हमारा राष्ट्र विकसित भारत बनने जा रहा है, विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। मोदी जी का सपना है भारत विकसित राष्ट्र बने। ठीक है, विजेंद्र खोकर जी, उनका कहना है कि आप झूठ की राजनीति करते हैं, और जो आपने सम्मान की बात कही और जो ईवीएम पर बात कही, रामराजी शर्मा ने पूरी बातों के जवाब आपको दिया है। इस पर कुछ कहना है आपका, तो आप अपनी बात रखिए। 20 साल यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे धरना क्यों दे रहे हैं? 21 साल से 60 साल की महिलाओं को पेंशन कब मिलेगी? बुजुर्गों की पेंशन कब बढ़ेगी? एक भी बात का जवाब उस पर दिया नहीं। ठीक है, रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिएगा। HAU जो कॉलेज में लगातार छात्रों का विरोध जारी है, वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया। सार का मैं बता रहा हूँ, ये गुरु शिष्य का नाता है, और कोई मामला इतना गंभीर नहीं था। देखो, गुरु रामराजी शर्मा जी, गंभीर मामला नहीं था, उन पर लाठी डंडे चले हैं, उसके बाद प्रदर्शन जारी है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ जी, ऐसा है वो मामला हमारी सरकार के संज्ञान में है, वो हम बच्चों के साथ हैं, वो बच्चे हमारे हैं, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो राजनीति का शिकार हो गई। कांग्रेस वाले नेता चले गए, उन्होंने उन बच्चों को भड़काया। पहले जैसे हरियाणा में किसानों को भड़काया था, अब हरियाणा का किसान जाग चुका है, इनकी भड़काई में नहीं आ रहा। जिनको और तो कोई मौका मिला नहीं, उन बच्चों को भड़का दिया। वो बच्चे ऐसी बात नहीं, समझदार हैं, और कल क्या भविष्य है। खोकर जी, और आप लोगों ने भड़काया है, उनका तो आरोप है कि बच्चों को भड़काया, पहले किसानों को भड़काया, अब बच्चों को भड़का रहे हैं। मेरे भाई बेटू का ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर, वो भी हमारे देश की बेटियां महिलाएं थी, जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, वहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी गए नहीं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटोग्राफर को साथ लेके चलते हैं, फोटोग्राफी पे ध्यान देते हैं। देश में प्रदेश में क्या आ रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है बीजेपी पार्टी का। इसको भी कह रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाए तो राजनीति करती है, बीजेपी पार्टी कितना ही अत्याचार करे। हरियाणा प्रदेश में दिन प्रतिदिन फिरौतियां मांगी जा रही हैं, दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ी हुई है, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। हरियाणा प्रदेश की बात करें ना, आज तक 11 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री आनी थी हमारे हरियाणा प्रदेश में गोहाना के, वो चली गई हरियाणा प्रदेश से। बात करते हैं ये एक स्टेट प्रवक्ता है, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता वाली बात करते हैं कि मोदी जी। सर बीजेपी पार्टी क्या करती है? मोदी जी। और तो कोई इनके गृह मंत्री का पीछे का बायोडाटा निकाल के देख लो, ये करे ना गृह मंत्री सरदार पटेल जी के बाद ये मकोका लगा हुआ था इनके गृह मंत्री में। आज तक का सबसे भ्रष्टाचारी, सबसे बदमाश आज तक का इस देश का गृह मंत्री हमारे देश को मिला है। और ये बात आंकड़े उठा के देखो ना, ये तो जो मर्जी झूठ बोलने में बीजेपी पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक माहिर है बीजेपी पार्टी, लेकिन ये आंकड़े नहीं दिखाते ना। 21 से 60 साल की महिलाओं को कब वो 2100 रुपए मिलेंगे, ये इसका कोई जवाब नहीं दिया। बुजुर्गों की पेंशन। रामराजी शर्मा जी, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है। रामराजी शर्मा जी, देखो, इन्होंने माननीय गृह मंत्री जी के बारे में कहा, इनको पता होना चाहिए
हमारे गृह मंत्री जी चाणक्य के रूप में विख्यात हैं और सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोह पुरुष हैं और बहुत ही मैं समझता हूं जिस तरह से उनकी चाणक्य नीति हमारे देश को आगे बढ़ा रही है। ये धारा 370, 35 से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, इनमें अहम भूमिका हमारे चाणक्य की है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की है और इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं उनको। वह बहुत अच्छा उन्होंने किया और अहम रोल अदा किया। और इन्होंने मोदी जी के बारे में कहा, अरे मेरे भाई, लोग ऐसे इंतजार करते हैं विदेश में जैसे भगवान का इंतजार किया जाता है, वो देव तुल्य हैं, ऐसे उनका सम्मान होता है। पहले सिंह साहब जाते थे हमारे प्रधानमंत्री जी आपके टाइम के, कोई पूछता नहीं था, एक साइड में बैठा दिए जाते थे, सिंह साहब बिस्कुट खाओ, चाय पियो, मौज करो। और अब ऐसे राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष ऐसे गले मिलते हैं जैसे देवता के मिला जाता है। मेरे भाई, इतना वेलकम हो रहा है, भारत का डंका बजा पूरे विदेश में, विदेशों में डंका बजा, हमारी धाक जमी है। ठीक है रामराज शर्मा जी। विजेंद्र खोखर जी, उन्होंने कहा कि आप जैसे अपमान कर रहे हैं ये गलत है। ये पता नहीं इतनी अंधभक्ति कूट कूट के भरी हुई है इनमें, भगवान से तुलना करने लग जाते हैं अपने नेताओं की। कहाँ जनता विश्वास करेगी? आज हरियाणा प्रदेश त्राही त्राही है, हर तरफ गोलियां चल रही हैं, हर तरफ कब्जे हो रहे हैं। मैं ताजा उदाहरण बता देता हूँ, मेरे भाई को पता नहीं है, हिसार के अंदर 54 एकड़ जमीन इनकी पार्टी के नेताओं द्वारा जो हड़प ली गई है और उस पर दिखा दिया है, ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया। रामराज शर्मा जी, जल्दी से बात रखिए, समय का अभाव है। साहब, पीओ के इनकी पार्टी का शासन था, कांग्रेस पार्टी ने पीओ को थाली में परोस कर पाकिस्तान को दे दिया। इनके टाइम में चाइना कितनी जमीन हमारी दबा गया और 71 की लड़ाई में हमारे सैनिकों ने लाहौर पे कब्जा कर लिया था। इन्होंने हमारे जो वहाँ पे कुछ युद्धबंदी थे, हमारी सेना वापस बुला ली और कुछ युद्धबंदी हमारे रह गए, उनको तो वापस बुलाया नहीं, पाकिस्तान वालों को छोड़ दिए। करतारपुर। रामराज शर्मा जी, विजेंद्र खोखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाभ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।